इमेजिन कीजिए, आप अपनी लाइफ $1 मिलियन के कॉकपिट को सौंपते हैं, जो सेंसर्स, रडार और हर तरह के रूल्स से भरा है, और अचानक आपको रियलाइज होता है कि इनमें से कोई भी चीज आपको यह एक्सप्लेन करने में हेल्प नहीं कर रही है कि आप क्या देख रहे हैं। ठीक ऐसा ही बहुत सारे पायलट्स ने यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सपीरियंस किया जब वे ऐसी किसी चीज से मिले जो आज भी एक अनएक्सप्लेन्ड एरियल फेनोमेनन है। क्या यह एक अर्बन लेजेंड जैसा लगता है? शायद, लेकिन जब कंट्रोल टावर का रेडियो आपको ओशन से निकलने वाली शाइनिंगदार बॉल्स को चकमा देने के लिए अचानक मैन्यूवर करने को कहता है, तो कहानी बहुत बदल जाती है। सबसे क्रेजी बात यह है कि ये पायलट्स नौसिखिए नहीं हैं। वे बड़े एयरक्राफ्ट्स, एयर एम्बुलेंस और कोस्ट गार्ड प्लेन के कैप्टन्स हैं, जिनके पास हजारों घंटे की फ्लाइंग का एक्सपीरियंस है। वे हर सैटेलाइट रिफ्लेक्शन, हर वेदर बैलून को जानते हैं। फिर भी उन्हें गोल लाइट्स से दूर रहने के लिए इम्प्रोवाइज करना पड़ा, जो पलक झपकते ही दिखती हैं, पीछे हटती हैं और अपनी हाइट चेंज करती हैं। यह स्टारलिंक नहीं है, इसे उन्होंने खुद इम्पॉसिबल स्टारलिंक कहा। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में आप समझेंगे कि कैसे एक यूएफओ वीडियो इंटरनेट से कुछ ही सेकंड में गायब हो गया, एफएए क्यों चुप रहा, ओशन काउंटी शेरिफ ने टीवी पर क्या कहा, और कैसे एक सिंपल रिपोर्ट ओरेगन से फ्लोरिडा तक अजीब इंटरफेरेंस की लहर में बदल गई। और इन सब के बीच एक बात पक्की है, आसमान जितना हम मानते हैं उससे कहीं ज्यादा बिजी है। ओरेगन कोस्ट के ऊपर इस नॉर्मल रात की फ्लाइट के दौरान पायलट जो बुले ने कभी नहीं सोचा था कि उनका नाम सिविल एविएशन में अब तक की सबसे अजीब कहानियों में से एक के साथ जुड़ जाएगा। एक एयर एम्बुलेंस के कमांडर के तौर पर बुले के पास रेस्क्यू मिशन में हजारों घंटों की फ्लाइट का एक्सपीरियंस था। वो तूफानों, अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक और इंस्ट्रूमेंट फेलियर के आदी थे, लेकिन किसी भी चीज ने उन्हें एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के साथ मिड एयर एनकाउंटर के लिए तैयार नहीं किया था। एक ऐसी सिचुएशन जिसने उस सुबह को एक ऐसे केस में बदल दिया जिसकी आज भी स्टडी की जाती है। यह सब कंट्रोल टावर से एक क्लियर मैसेज के साथ शुरू हुआ, अगर जरूरी हो तो इस ऑब्जेक्ट से बचने के लिए आप मैन्यूवर करने के लिए फ्री हैं। यह कोई नॉर्मल फ्रेज नहीं था, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो एविएशन कम्युनिकेशन के स्ट्रिक्ट रूल्स को जानता हो। क्रू जल्द ही समझ गया कि ऐसा क्यों था। बादलों के बीच एक रेड और गोल पॉइंट चमक रहा था, पास आ रहा था, वापस ओशन की ओर जा रहा था और फिर वापस आ रहा था। यह न तो कोई रडार सिग्नल था और न ही कोई आउट ऑफ कंट्रोल सैटेलाइट। यह नंगी आंखों से दिखाई दे रहा था, ऐसे ब्लिंक कर रहा था जैसे वह हवा के नियमों को चुनौती दे रहा हो। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो इतने क्रिटिकल मिशन पर हो, ऐसी चीज देखना उनके कॉन्फिडेंस को सच में हिला सकता है। जो और उनकी टीम ने रेडियो पर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के साथ हुई हर डिटेल को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। जबकि ऑब्जेक्ट खेल रहा था, एक सेकंड में कई किलोमीटर दूर जा रहा था और फिर वापस आ रहा था। रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि फ्लाइट सिस्टम में कोई इंटरफेरेंस नहीं था, लेकिन फिजिकल प्रेजेंस से इनकार नहीं किया जा सकता था। एक ऐसा एयरबोर्न फेनोमेना इतना क्लियर था कि पूरा कॉकपिट शांत रहा, यह देखते हुए कि कैसे रिएक्ट करें। और अगर कुछ स्केप्टिक्स इसे एक ऑप्टिकल इल्यूजन मान सकते हैं, तो सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि यह सिर्फ जो बुले और उनकी टीम ही नहीं थी। उस रात समान एल्टीट्यूड पर दूसरे विमानों ने भी ऐसी ही बातें रिपोर्ट की। और यह यही नहीं रुका, शाइनिंगदार ऑब्स बारी बारी से दिखते रहे, ओशन के ऊपर दिखाई देते रहे और फिर कमर्शियल फ्लाइट रूट्स के ऊपर तैरते रहे, जैसे वे जानबूझकर विमानों का पीछा कर रहे हों। कुछ ऐसा जो रेगुलर सिविल फ्लाइट्स के दौरान कभी नहीं देखा गया। इस पल से कहानी एक अफवाह नहीं रही, बल्कि कंट्रोल टावर का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन गई। क्योंकि अगर एक यूएफओ एनकाउंटर रेयर है, तो सोचिए, अलग अलग रूट्स पर इतने सारे पायलट्स एक ही बात रिपोर्ट कर रहे हैं और ग्राउंड कंट्रोलर्स भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और अगली जो बात आपको दिखाने वाले हैं वो यही है। जब सबने एक साथ बोलना शुरू किया,
तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ने क्या रिवील किया। जब जो बुले ने अपने यूएफओ एनकाउंटर के बारे में बताया तो उन्हें नहीं पता था कि दर्जनों माइक्रोफोन इससे भी बड़ी किसी चीज को रिकॉर्ड करने वाले थे। कंट्रोल टावर, जो पहले थोड़ा कॉशियस था, उसने कंफर्म किया जो वो देख रहे थे वो सिर्फ एक अकेला इंसिडेंट नहीं था। कुछ ही मिनट्स में उसी रूट पर दूसरे पायलट्स ने लाल गोल ऑर्ब्स की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया जो पूरे पैसिफिक ओशन पर तैर रहे थे। जो रिकॉर्डिंग्स रिलीज हुई वो ग्राउंड ऑपरेटर्स को हैरान दिखाती हैं, जो शांत रहने की कोशिश कर रहे थे जबकि ऐसे कॉलिजन्स से बचने के इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे जो पॉसिबल ही नहीं होने चाहिए थे। जो बात वाकई में शॉकिंग है वो है एल्टीट्यूड। वेदर बलून या टॉय ड्रोन की तरह नहीं, ये चीजें 30 से 50 हजार फीट यानी 9 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मूव कर रही थीं। कंट्रोल टावर को सूनी ही एहसास हो गया कि वे ऐसी चीज से डील कर रहे थे जो एयर ट्रैफिक के सारे नॉर्मल रूल्स तोड़ रही थी। सबकी सेफ्टी के लिए उन्होंने बचने के मैन्यूवर्स की परमिशन दी, जो बहुत ही रेयर है जब तक आप किसी वॉर जोन में ना हो। सबसे कमाल की बात यह है कि सारी स्टोरीज मैच करती थीं। मीलों दूर के पायलट्स ऑर्ब्स को कॉर्कस्क्रू की तरह मूव करते हुए डिस्क्राइब कर रहे थे, ऑल्टीट्यूड बदलते हुए, ऊपर नीचे जाते हुए, ऐसे तरीकों से जो बस ये इग्नोर कर रहे थे कि एयरप्लेन को कैसे उड़ना चाहिए। कंट्रोल टावर को ये चीजें अपने ग्राउंड रडार पर एक बार भी नहीं दिखीं, लेकिन अजीब बात यह है कि एयरप्लेन के TCAS सिस्टम, जो कोलिजन्स से बचने के लिए होते हैं, कह रहे थे कि आसपास ऑब्जेक्ट्स थे। एक ऐसी पहेली जिसने पुराने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को भी बोलने लायक नहीं छोड़ा। इस बीच रेडियो कॉल्स सारी फ्रीक्वेंसी पर कूद रहे थे। तनाव भरी आवाजें पायलट्स को कोऑर्डिनेट्स एक्ट्रोलियंस कर रहे थे, एक दूसरे को अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट्स के बैर में वार्न कर रहे थे। एयर ट्रैफिक को ऑब्जर्व करने वाले किसी भी इंसान के लिए ये अनऑर्गेनाइज्ड कायोस कुछ बड़ा दिखा रहा था। ये सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर या अननोटिस्ड मेटियोर नहीं था, ये एक रियल इवेंट था जिसे इंसानी आंखों ने देखा लेकिन ग्राउंड रडार के लिए इनविजिबल था। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसकी आज तक कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं है। और अगर कंट्रोल टावर ने भी इस घटना को कंफर्म किया तो अगला पॉइंट और भी सवाल खड़े करता है, जैसे ऐसी चीजें इतनी ज्यादा स्पीड से कैसे चल सकती हैं, रडार से गायब होकर फिर से ऐसे कैसे दिख सकती हैं जैसे वे फिजिक्स के बेसिक रूल्स को चैलेंज कर रही हों। यह समझने के लिए तैयार हो जाइए कि उस रात इतने सारे पायलट क्यों इस बात पर अड़े थे कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा है जो हमारी फ्लाइट मैनुअल में है ही नहीं। जैसे जैसे पायलट्स की रिपोर्ट्स बढ़ती गईं और कंट्रोल टावर एयर ट्रैफिक को सही रखने की कोशिश करता रहा, यह साफ हो गया कि ये शाइनिंगती हुई चीजें किसी भी जानी मानी एविएशन पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही थीं। तभी इस केस को आज जो नाम मिला है वह पक्का हो गया, इम्पॉसिबल मूवमेंट। बाद में लीक हुई रेडियो बातचीत से पता चलता है कि दशकों के कॉकपिट एक्सपीरियंस वाले प्रोफेशनल्स भी उलझन में थे। मैं बता नहीं सकता कि यह कितनी तेज है, यह इंसान का काम नहीं है, एक पायलट ने कहा, जिसके नाम पर 6000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स दर्ज थे। सबसे हैरान करने वाली बात इन शाइनिंगती हुई चीजों के चलने का तरीका था। वे 30,000 फीट पर दिखती थीं, 50,000 पर कूद जाती थीं, लगभग सीधे एंगल पर ओशन की तरफ नीचे जाती थीं और फिर कुछ ही सेकंड में कई किलोमीटर दूर फिर से दिख जाती थीं। ट्रेडिशनल ट्रैकिंग सिस्टम्स के लिए यह बेतुका है। कोई विजिबल प्रोपल्शन नहीं था, कोई सुपरसोनिक इंजन का शोर नहीं था, लेकिन TCAS यानी कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम की रीडिंग्स ऐसे फ्लैश कर रही थीं जैसे कोई बहुत ही असली चीज वहां हो। एक और डिटेल ने इम्पॉसिबल मूवमेंट की स्थिति को और पक्का किया। हर बार जब कोई पायलट उस चीज को अपनी नजरों में रखने की कोशिश करता तो वह पीछे हट जाती या तेजी से आगे बढ़ जाती, जैसे वह उस पैंतरेबाजी का अंदाजा लगा लेती हो। जमीनी रडार शांत रहे, लेकिन कॉकपिट जो पैनल से रोशन था उसमें भूतिया कोलिजन रिस्क दिख रहे थे, जिससे बचने के लिए पैंतरेबाजी करनी पड़ी। सिविल एविएशन की पढ़ाई करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक ऐसी घटना है जो हर प्रोसीजर मैनुअल को चैलेंज करती है।
बाद में इंटरव्यू किए गए रडार इंजीनियरों ने माना कि ऐसे पैटर्न उल्का पिंडों, गुब्बारों, गिरते हुए सैटेलाइट्स या आम ड्रोन्स के साथ मेल नहीं खाते। एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, रडार से गायब होना, फिर से दिखना और सेकंड्स के कुछ हिस्सों में ऊंचाई पर कूदना उन घटनाओं की खासियत है जिन्हें साइंस अभी भी एक्सप्लेन करने में स्ट्रगल कर रही है। मिलिट्री की भाषा में इसे यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेनन कहते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट बिहेवियर के साथ। अगर नामुमकिन हरकत पहले से ही एक टेक्निकल मिस्ट्री थी, तो अगला चैप्टर इस थ्योरी को एक विजुअल टर्न देता है, क्योंकि उस रात जो हुआ उसका कुछ हिस्सा सिर्फ रेडियो पर नहीं था, जो बुली और उनके क्रू ने असल में कुछ रिकॉर्ड किया था। और अब हम यही समझने वाले हैं कि उन कैमरों ने असल में समंदर के ऊपर क्या कैप्चर किया। रेडियो पर नामुमकिन मूवमेंट के साथ बात को फैक्ट्स में बदलने का एक ही तरीका था, फुटेज। जो बुली एक एक्सपीरियंस्ड मेडिकल फ्लाइट प्रोफेशनल थे, जानते थे कि हर सबूत मायने रखता है। उन्होंने कैमरा डैशबोर्ड पर रखा और पैसिफिक के ऊपर आसमान को फिल्माया। जो यूएफओ फुटेज बनी वह यूएफओ एंथुसियास्ट्स के बीच एक कल्ट क्लासिक बन गई। शाइनिंगती हुई लाइट्स, बदलती हुई रोशनी, अजीब एंगल्स पर दिखना और गायब होना। पूरे क्रू ने वह सब देखा जो कैमरे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। सर्कुलर लाइट्स को पता था कि क्या आने वाला है। वे पलक झपकते ही एक तरफ से दूसरी तरफ हो जाती थीं। कोई आवाज नहीं थी, न ही इंजन की कोई तेज शाइनिंग। जो कोई भी फुटेज को देख रहा था उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई जिंदा चीज हो जो प्लेन के साथ इंटरैक्ट कर रही हो। यह यूएफओ फुटेज 14 कीमती मिनटों तक चली, लेकिन जो कुछ हुआ उसमें से सब कुछ बच नहीं पाया। फाइल ऑप्स सेंटर को भेजी गई, लेकिन अंदरूनी लोगों के मुताबिक वह कुछ ही घंटों में सर्वर से गायब हो गई। कुछ फुटेज एविएशन फोरम पर दिखाई दी, लेकिन इतनी तेजी से गायब हो गई कि जिसने भी उन्हें देखा वह कसम खाता है कि उसने एक क्लियर वर्जन देखा था जो फिर कभी नहीं दिखा। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स के लिए यह तेजी से गायब होना अपने आप में एक ऐसा डिटेल है जो इस केस की जांच करने वाले किसी भी शख्स के दिमाग में रहता है। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात थी उसी समय रिकॉर्ड हुई ऑडियो। पायलट समंदर से बाहर आती चीजों के बारे में बात कर रहे थे, जबकि कोस्ट गार्ड रेडियो पर समंदर में अजीब चीजों की पुष्टि कर रहे थे। यूएफओ फुटेज जिसमें लाइट्स पानी में जाती दिख रही हैं, उसका एक बिल्कुल नया मतलब निकलता है जब मरीन पेट्रोल उसी चीज की रिपोर्ट कर रही होती है, लाइव, एक ऑफिशियल चैनल पर। यह क्रॉस रेफरेंसिंग का वह किस्म है जो सैटेलाइट्स या मीटियोराइट्स के सरल एक्सप्लेनेशंस को फेल कर देता है। यह सब रिकॉर्ड होने के साथ लाइट्स, आवाजें, वीडियो, कोई उम्मीद करेगा एक टेक्निकल जवाब की, एक पब्लिक स्टेटमेंट की, ताकि मामले को कुछ लॉजिक के साथ बंद किया जा सके। लेकिन जब प्रेस ने दबाव डालना शुरू किया तो नतीजा सिर्फ एक ठंडा ऑफिशियल सन्नाटा था, लगभग जैसे इसे दोहराया गया हो। इसी खाली जगह में अनिश्चितता एक बादल की तरह बढ़ती है, इतनी कि यह आसमान में मौजूद लाइट्स से भी ज्यादा परेशान करने वाली है। अगर यूएफओज के ये सारे रिकॉर्ड्स पहले से ही किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से निकले हुए लग रहे थे, तो उसके बाद जो हुआ उसने रहस्य की एक और भी मोटी परत जोड़ दी। जब पत्रकारों ने जो ब्यूली केस की फाइलों में छानबीन शुरू की, तो ऑफिशियल जवाब लगभग एक मजाक था। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, वही मशहूर FAA ने बस एक लाइन कही। एक पायलट ने कुछ अनआइडेंटिफाइड लाइट्स देखी, बस इतना ही। एक रिपोर्ट जिसमें कंट्रोल टावर्स, कोस्ट गार्ड, समुद्री गश्त शामिल थे, उसे एक सूखी लाइन में समेट दिया गया, जिसमें कोई पब्लिक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। पुराने पायलटों के लिए इस तरह के जवाब को अथॉरिटीज इन साइलेंस कहते हैं। यह तब होता है जब ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल में आ जाती है, ताकि उसे मुश्किल सवालों के जवाब न देने पड़े। आखिर
आप यह कैसे समझाएंगे कि कई ऑन बोर्ड रेडार टारगेट डिटेक्ट कर रहे हैं, जबकि ग्राउंड रेडार कुछ नहीं देख रहे थे? आप कमर्शियल एयरक्राफ्ट, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स से आ रही लगातार रिपोर्ट्स को कैसे समझाएंगे? और यहां तक कि कोस्टल पेट्रोल से भी? बहुत से पुराने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स कहते हैं कि ये साइलेंस प्रोटोकॉल नए नहीं हैं। दूसरे वर्ल्ड वॉर के पहले फू फाइटर्स से ही जब भी कोई फेनोमेना मैनुअल से मैच नहीं करता तो उसे फाइल करने, उसे मीटियोरोलॉजिकल एनोमली का टैग देने की आदत है, या उसे इंटेलिजेंस ड्रॉर में डाल देने की। यह इंस्टीट्यूशंस की रेपुटेशन को बचाने का एक तरीका है, लेकिन यह उन लोगों की इमेजिनेशन को हवा देता है जो सीरियस यूफोलॉजी पर स्टडी करते हैं। और इस केस में अथॉरिटीज इन साइलेंस का टैग कहीं से भी नहीं आया। जो कुछ रिकॉर्ड्स अभी भी अवेलेबल हैं, वे दिखाते हैं कि 14 मिनट का ओरिजिनल ऑडियो भी बैकअप सिस्टम से डिलीट कर दिया गया था। बात यह है कि कोस्ट गार्ड ने अलग अलग ट्रांसमिशन में समुद्र से निकलती हुई चीजों को कंफर्म भी किया, जिससे अंडर वाटर कनेक्शन का आइडिया और मजबूत हुआ। फिर भी किसी ने कोई और रिपोर्ट पेश नहीं की, न ही सैटेलाइट पर कोई टेक्निकल थ्योरी दी, या ड्रोन्स या बलून्स पर। ऑफिशियल साइलेंस ने रेडियो की खरखराहट को ग्लोबल स्पेकुलेशन के लिए ईंधन में बदल दिया। इसी बीच मैप पर दूसरी तरफ एक और लोकल अथॉरिटी ने इस ब्यूरोक्रेटिक बैरियर को तोड़ दिया, क्योंकि अगर एफएए इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी तो एक कोस्टल शेरिफ ने यह कहने में अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पर लगाने से नहीं डरा कि उसने भी इसे देखा था, और उस रात समुद्र से जो निकला वह आज भी वहां के लोगों को परेशान करता है। अगर हवा में अधिकारियों की चुप्पी पहले से ही थियोराइज को हवा दे रही थी, तो न्यू जर्सी के कोस्ट पर जो हुआ उसने उन लोगों को थोड़ी राहत दी जिन्हें अलग थलग रिपोर्ट्स पर शक था। ओशन काउंटी के शेरिफ मैस्ट्रोनार्डी ने न केवल अफवाहों की पुष्टि की, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर लोकल न्यूज कैमरों के सामने उन्होंने अपनी टीम के साथ जो देखा उसका वर्णन किया। उनके अनुसार लगभग 50 समुद्री ऑब्जेक्ट्स साइलेंटी से पानी से निकले, सफेद और लाल रोशनी छोड़ते हुए, जो एक फॉर्मेशन में चल रही थीं। रिपोर्ट केवल विजुअल ऑब्जर्वेशन तक ही सीमित नहीं थी। कोस्ट गार्ड को तुरंत बुलाया गया और उन्होंने किसी भी अवैध जहाज या डूबे हुए इक्विपमेंट की पहचान करने की कोशिश करने के लिए पेट्रोल बोट्स भेजी। हालांकि जैसे ही बोट्स पास आईं, 13 ऑर्ब्स, जैसा कि उन्हें कहा गया था, ने पेट्रोल बोट्स का लगभग 100 मीटर की फारी से पीछा किया, फिर अलग अलग दिशाओं में फैल गए। यह सब लॉगबुक में दर्ज किया गया था और खुले रेडियो चैनलों द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। यह पुष्टि करने के लिए कि यह कोई साधारण ड्रोन या कोस्टल सर्विलांस इक्विपमेंट की खराबी नहीं थी, टीम ने नजदीकी इमेजेस कैप्चर करने की उम्मीद में फॉलो अप ड्रोन लॉन्च करने की कोशिश की। जो हुआ उसने टेक ऑपरेटर्स को हैरान कर दिया। जैसे ही ड्रोन उड़े, समुद्री ऑब्जेक्ट्स ऐसे गायब हो गए जैसे वे फिर से पानी में समा गए हों, बिना किसी हीट या डिस्प्लेसमेंट बबल्स के कोई निशान छोड़े, जो कि बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए असामान्य है। पूछे जाने पर शेरिफ मैस्ट्रोनार्डी सीधे मुद्दे पर आए। यह स्टारलिंक नहीं है, यह सैटेलाइट नहीं है, यह कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, मैंने इसे देखा है, यह सच है। ओशन काउंटी के निवासियों के लिए, जो दशकों से मछुआरों की कहानियों के लिए जाने जाते हैं, यह ऑफिशियल टेस्टिमोनी बहुत महत्वपूर्ण थी।
पहली बार लोकल अथॉरिटी के किसी व्यक्ति ने ऐसी बात की पुष्टि की जो अब तक केवल बार में होने वाली बातचीत थी, और इसने लोकल प्रेस के लिए गेम बदल दिया, जिसने दूसरे रीजन्स में भी इसी तरह के पैटर्न खोजना शुरू कर दिया। जो अलग थलग रोशनी के रूप में शुरू हुआ वह अब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा लगता है, क्योंकि अगर समुद्री ऑब्जेक्ट्स ईस्ट कोस्ट पर निकल रहे हैं तो मैप के दूसरे हिस्सों में बढ़ती रिपोर्टों का क्या? कुछ लोग कसम खाते हैं कि यह एक और भी परेशान करने वाले पैटर्न की शुरुआत है, एक प्रवेश और निकास मार्ग जो कई राज्यों को रहस्यों के एक ट्रूलीचे ट्रायंगल में जोड़ता है। जब शेरिफ मास्ट्रोनार्डी ने उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया जो समंदर से निकल रहे थे, तो एक्सपीरियंस्ड OVNI इन्वेस्टिगेटर्स को समझ आ गया कि यह कोई अकेली घटना नहीं थी। असल में ऐसी ही रिपोर्टें हर जगह से आ रही थीं, जिससे कुछ लोग इसे अब यूएस का OVNI ट्रायंगल कहने लगे हैं। यह समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों ओरेगन का कोस्ट, न्यू जर्सी, नॉर्थ कैरोलिना, फ्लोरिडा और यहां तक कि कैंसस के कुछ हिस्सों में भी लगभग एक जैसे पैटर्न दिखने लगे हैं। गोल ऑन अर्ब्स ORBs, अजीब मूवमेंट्स और समंदर में अचानक से दिखना या गायब हो जाना। यह बहुत अजीब है कि ये सब कुछ खास जगहों को ही क्यों चुनते हैं। अक्सर कोस्ट के पास बड़े पोर्ट्स या क्रूज रूट्स पर अनऑफिशियल रिपोर्टें बताती हैं कि कार्गो शिप्स ने भी अपने ऑनबोर्ड रेडार पर अनएक्सप्लेन्ड सिग्नल्स देखे हैं। कुछ केसेस में क्रू ने ऐसे ऑब्जेक्ट्स की रिपोर्ट की है जो पानी से बाहर निकले, कुछ देर लहरों के ऊपर तैरते रहे और फिर लगभग सुपरसोनिक स्पीड से गायब हो गए। ये बार बार होना साफ साफ बताता है कि हम खिलौना ड्रोन्स या खोए हुए वेदर बलून्स की बात नहीं कर रहे हैं। OVNI ट्रायंगल रिसर्च कम्युनिटी के लिए इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि रिपोर्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये सिर्फ धुंधले वीडियोस या क्यूरियस लोगों की कहानियां नहीं हैं। हम कमर्शियल पायलट्स, रेडार ऑपरेटर्स, कोस्ट गार्ड्स, एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन की बात कर रहे हैं। ऐसे लोग जो नेचुरल चीज और वाकई में कुछ असाधारण चीज के बीच का फर्क जानते हैं। और जब सैकड़ों मील दूर के विटनेसेस लगभग एक जैसे डिटेल्स बताते हैं, तो साइंस के पास एरियल या अंडरवाटर बिहेवियर के एक नए टाइप पर विचार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। इसके अलावा इन ऑब्जर्वेशंस का मैप एक पॉसिबल जियोलॉजिकल कनेक्शन की ओर इशारा करता है। कुछ अफेक्टेड एरियाज ओशियनिक फॉल्ट लाइंस टेक्टोनिक जोन्स और अंडरवाटर एक्टिविटी के हॉटस्पॉट्स के ठीक ऊपर हैं। कुछ रिसर्चर्स के लिए यह एक इंटरेस्टिंग आइडिया देता है। क्या ये ऑब्जेक्ट्स जियोथर्मल एनर्जी पॉकेट्स का इस्तेमाल मूव करने के लिए कर सकते हैं, या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है जो हमारी उन पॉइंट्स को जोड़ने की आदत से और मजबूत हो रहा है जो शायद असल में है ही नहीं। OVNI ट्रायंगल बन जाने के बाद सवाल और बड़ा हो जाता है। अगर इन चीजों के लिए कोई प्रेफर्ड रूट है तो और क्या इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि जैसे विटनेसेस की तादाद बढ़ रही है, सरफेस
पर अजीब इफेक्ट्स की रिपोर्टें आने लगी हैं और उनके साथ मिस्टीरियस सिग्नल्स भी जो टेक एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर रहे हैं। जैसे जैसे ओवीएनआई ट्रायंगल में नए गवाह सामने आए, इन्वेस्टिगेशन के बैकग्राउंड में एक डिटेल क्लियर हो गई। रिपोर्ट्स सिर्फ लाइट्स के बारे में नहीं थी। जो चीज कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स को सच में परेशान कर रही थी वह थी ऑनबोर्ड सिस्टम्स का अचानक फेल होना, रेडियो फ्रीक्वेंसी पर लगातार स्टैटिक और ऐसे सिग्नल्स जो कहीं से भी आ रहे थे। यहीं से मिस्टीरियस इंटरफेरेंस शब्द आया, जिसे पायलट्स खुद उन मोमेंट्स के लिए यूज करते थे जब टेक्नोलॉजी पूरी तरह से खराब हो जाती थी। कंट्रोल टावर की एक रिकॉर्डिंग में एक पायलट ने बताया कि टीसीएस अलर्ट बजा रहा था, जबकि कॉकपिट का AM FM रेडियो बजता रहा, जो क्रिसमस म्यूजिक और मेटालिक नॉइज के साथ मिक्स हुए एक रैंडम स्टेशन पर ट्यून था। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के लिए यह बिना किसी इंटेंशनल ट्रांसमीटर के करना लगभग इम्पॉसिबल है, खासकर 30,000 फीट पर जहां सिग्नल प्रोपेगेशन लिमिटेड होता है। हैरानी की बात यह है कि सबसे ज्यादा बताई जाने वाली फ्रीक्वेंसी 106.7 FM थी, जिसकी आमतौर पर क्रूज राउट्स के साथ इंटरफेयर करने के लिए जरूरी रेंज नहीं होती है। न्यूज टीम्स जिन्होंने जमीन पर साइटिंग्स को फिल्माने की कोशिश की, उन्हें एक और अजीब चीज मिली। हाई डेफिनेशन कैमरा जो हर मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए डिजाइन किए गए थे, धुंधली फुटेज और आर्क के आकार के लाइट फ्लेयर के साथ वापस आए। कुछ कैमरामैन ने कहा कि यह एक तरह का फोर्स फील्ड था जो डिजिटल सेंसर के साथ इंटरफेयर कर रहा था। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग का कोई सबूत नहीं है, लेकिन सारा नॉइज और विजुअल फेलियर आपको सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ जानबूझकर या एक्सीडेंटली आसपास के एरिया में मिस्टीरियस इंटरफेरेंस पैदा कर रहा है। ड्रोन्स भी इस मिस्ट्री से नहीं बचे थे। ट्रैकिंग ड्रोन्स का इस्तेमाल करने वाली टीम्स ने सिग्नल लॉस, जीपीएस फ्रीज और अनएक्सप्लेनेबल क्रैश की रिपोर्ट दी हर बार जब उन्होंने ओशन के ऊपर ऑनर्ब्स या लाइट्स के करीब जाने की कोशिश की। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स के लिए यह इस आइडिया को स्ट्रेंथ देता है कि इस फेनोमेनन का एक टेक्नोलॉजिकल सिग्नेचर है। स्केप्टिक्स के लिए यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, लेकिन कोइंसिडेंस इतनी कंसिस्टेंटली शायद ही कभी होते हैं। इस सारी मिस्टीरियस इंटरफेरेंस से हम जो सीखते हैं वह एक साइलेंट वार्निंग है। बेस्ट टेक्नोलॉजी हमेशा कंट्रोल की गारंटी नहीं देती। जब हवा, समुद्र और ट्रांसमिशन पजल का हिस्सा होते हैं, तो पायलट्स के पास बस यही बचता है कि जो सेंस नहीं बनाता उसे हटा दें। और इस सिचुएशन में फाइनल कन्फ्रंटेशन आता है। अगर यह एक बलून नहीं है, यह एक सैटेलाइट नहीं है, तो यह क्या हो सकता है? यहीं पर सबसे ज्यादा दोहराया जाने वाला और सबसे ज्यादा रिजेक्ट किया जाने वाला आर्ग्यूमेंट आता है। क्या यह स्टारलिंक हो सकता है? लेकिन जो लोग हवा में थे, उनके पास इसका बहुत क्लियर आंसर था। जब जो बूले और शेरिफ मास्ट्रोनार्डी के रिकॉर्ड्स जैसी कहानियां पूरे देश में फैलने लगीं, तो कई लोगों ने कुछ और ही एक्सप्लेनेशंस ढूंढने की कोशिश की। जल्द ही थ्योरीज सामने आईं, जिनमें कहा गया कि यह सब सिर्फ सैटेलाइट्स का रिफ्लेक्शन था, खासकर स्टारलिंक सैटेलाइट ट्रेन्स का। लेकिन जो लोग उस रात हवा में थे, वे आपको बताएंगे कि यह आइडिया वही है जिसे बहुत से लोग इम्पॉसिबल स्टारलिंक कहते हैं। यह उस फेनोमिनॉन को किसी ऐसी चीज में फिट करने का एक तरीका है जिसका टेक्निकली कोई मतलब नहीं है। जो ब्यूली, उदाहरण के लिए, के पास 6000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है। यूएफओ एनकाउंटर के बाद उन्होंने जो इंटरव्यूज दिए, उनमें वे बहुत क्लियर थे। मैं जानता हूं स्टारलिंक क्या है। मैंने इसे दर्जनों बार देखा है। यह घूमता नहीं है, यह वापस ओशन में नहीं जाता है, यह रेडार से गायब नहीं होता है और फिर कुछ ही सेकंड्स में फिर से दिखाई नहीं देता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो क्रूजिंग एल्टीट्यूड्स पर उड़ान भरता है, सैटेलाइट्स फिक्स्ड पॉइंट्स या लाइट की सीधी लाइंस होते हैं, कभी भी अलग अलग ऊंचाइयों पर नाचते हुए गोल ऑर्ब्स नहीं होते। साथ ही जिस तरह से ये ऑब्जेक्ट्स उड़ते हैं, वह उस तरह से मेल नहीं खाता जिस तरह से एक सैटेलाइट स्पेस में चलता है। स्टारलिंक
या लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स का कोई भी ग्रुप 30,000 से 50,000 फीट तक नहीं जा सकता और ओशियन में डूबकर फिर बाहर तो बिल्कुल नहीं आ सकता। पानी में अंदर बाहर जाने का यह आना जाना कोस्ट गार्ड द्वारा भी कैप्चर किया गया। सिर्फ इस बात का और प्रूफ है कि इसे स्टारलिंक कहना किसी ऐसी चीज के लिए एक कमजोर एक्सप्लेनेशन है जो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल तरीके से बिहेव करती है। यहां तक कि एयर ट्रैफिक इंजीनियर्स भी कंफर्म करते हैं कि किसी भी जाने पहचाने कमर्शियल ड्रोन में इतनी रेंज, बैटरी लाइफ और स्पीड नहीं होती कि वह एक क्रूजिंग रूट पर प्लेन्स के साथ बिना ग्राउंड रेडार द्वारा डिटेक्ट हुए चल सके। सबसे डिस्टर्बिंग डिटेल यह है कि टीसीएस रेडार पर नियर बाय टारगेट्स दिख रहे थे, लेकिन ग्राउंड रेडार्स खाली थे। एविएशन रूल्स जानने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह सिर्फ एक मैन मेड सैटेलाइट से कहीं ज्यादा कुछ होने का एक क्लियर साइन है। पायलट्स के लिए इम्पॉसिबल स्टारलिंक का यह आइडिया सिर्फ आइसबर्ग का टिप है। अगर यह सैटेलाइट नहीं है, ड्रोन नहीं है, बलून नहीं है, तो सिर्फ एक बात पक्की है, एक एरियल और अब अंडर वाटर फिनोमेनॉन है जिसे हमारी करंट टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और यही वह पॉइंट है जो फाइनल क्वेश्चन उठाता है, ये सब उन लोगों के लिए क्या मायने रखता है जो अपनी जिंदगी फ्लाइंग और रेडार्स पर ट्रस्ट करने में बिताते हैं? शायद जवाब फाइबर ऑप्टिक केबल्स या एविएशन मैनुअल्स से कहीं ज्यादा दूर है। जब हम जो बुली के यूएफओ एनकाउंटर से लेकर अजीब इंटरफेरेंस तक सारी रिपोर्ट्स को एक साथ जोड़ते हैं और इम्पॉसिबल स्टारलिंक को भी देखते हैं, तो एक अजीब निष्कर्ष निकलता है। सबसे ज्यादा शक करने वाले लोगों के लिए भी हम एक अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेनन का सामना कर रहे हैं। यह सिर्फ एक शाइनिंग ती हुई रोशनी नहीं है जिसे एक पायलट कुछ सेकंड के लिए देखता है। हम कई ऑन बोर्ड रेडार्स की बात कर रहे हैं, कंट्रोल टॉवर्स की आवाजों की, कोस्टल पेट्रोल की और ड्रोन्स के रुक जाने की। ऑडियो और वीडियो बस गायब हो जाते हैं जैसे कोई हर सबूत मिटाना चाहता हो। एविएशन की पढ़ाई करने वाले किसी भी इंसान के लिए यह मानना मुश्किल है कि इतने सारे सेंसर्स बिना किसी टेक्निकल एक्सप्लेनेशन के एक साथ खराब हो सकते हैं, खासकर जब इस घटना के फिजिकल सिग्नल जैसे तेज मूवमेंट, एल्टीट्यूड में बदलाव और समुद्र में डूबना किसी भी जानी पहचानी टेक्नोलॉजी से मैच नहीं करते। तो अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेनन अब एक अर्बन लेजेंड नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा जीता जागता केस बन गया है जिसे नजरअंदाज करना अब और मुश्किल होता जा रहा है। इस बीच ज्यादा से ज्यादा पायलट और एयरलाइन क्रू ऐसे इवेंट्स को हैंडल करने के लिए क्लियर रूल्स की मांग कर रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट 30,000 फीट की ऊंचाई पर एयर स्पेस में घुस सकता है और एविएशन मनूवर करने पर मजबूर कर सकता है, तो यह अब सिर्फ क्यूरियोसिटी की बात नहीं रही, यह फ्लाइट सेफ्टी का मामला है। लेकिन ऐसे मैनुअल्स कैसे बनाएं जो उस चीज के लिए हों जिसे जानी पहचानी फिजिक्स समझा नहीं सकती? यहीं पर साइंस, टेक्नोलॉजी और जिसे हम अभी असंभव कहते हैं के बीच की लाइन का टेस्ट होता है। कुछ यूफोलॉजिस्ट के लिए हर अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेनन एक बहुत बड़ी पहेली का एक हिस्सा है। शायद यह किसी और देश की टेक्नोलॉजी है, शायद ये ऑटोनॉमस सर्विलांस ड्रोन है, या शायद यह हमारी समझ से परे कुछ और है। एक इंटेलिजेंट फोर्स जो मुख्य पॉइंट्स पर जैसे कोस्टल एरिया और बिजी ट्रैवल रूट्स पर प्लैनेट को ऑब्जर्व, स्टडी और इंटरैक्ट कर रही है। आखिर में मैसेज क्लियर है, इन इवेंट्स को इग्नोर करने से वे कम रियल नहीं हो जाते। जैसे जैसे हर रात नए क्रू उड़ान भरते रहते हैं, आसमान उन एनकाउंटर्स के लिए एक स्टेज बना रहता है जो हमारे कंट्रोल के आइडिया को तोड़ देते हैं। अगर अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेनन वह सब है जिसे हम अभी कह सकते हैं, तो कम से कम यह हमें याद दिलाता है हमारे ऊपर बहुत कुछ ऐसा है जिसे हमारी कल्पना आम तौर पर संभाल नहीं सकती। जब एक अनुभवी पायलट को समंदर से निकलने वाले ओर्ब्स से बचने के लिए रास्ता बदलना पड़ता है और क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर ऊपर जाना पड़ता है, तो हम सिर्फ अफवाहों की बात नहीं कर रहे होते हैं। हम एक ऐसी हवा में उड़ने वाली चीज का सामना कर रहे हैं जिसे समझाया नहीं जा सकता,
जिसे ऑडियो, वीडियो और रडार पर रिकॉर्ड किया गया है और उन लोगों की आंखों में भी देखा गया है जो हर दिन ऊपर रहते हैं। और अगर अथॉरिटीज भी चुप रहना पसंद करती हैं, तो कौन इतना बहादुर होगा जो इसकी पूरी जांच करेगा? हर ऐसी यूएफओ एनकाउंटर पुरानी सोच को तोड़ने का एक मौका है। शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि ये सीक्रेट ड्रोन हैं, किसी दूसरे देश के बनाए हुए आर्टिफैक्ट्स हैं, या हमारी टेक्नोलॉजी से कहीं बढ़कर कुछ और है। लेकिन एक बात पक्की है, इसे इग्नोर करने से यह गायब नहीं होगा। यह हमारी जिज्ञासा, हमारी साइंस और हमारी ट्रेनिंग ही है जो हमें बेहतर समझ दे सकती है। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि हम इस बात का सामना करने के लिए तैयार हैं कि हम पूरे आसमान को कंट्रोल नहीं करते? क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर कल किसी और क्रू को रडार पर भरोसा करने या अपनी आंखों पर भरोसा करने के बीच चुनना पड़े? अपनी थ्योरी यहां कमेंट करो, मैं उसे पढ़ना चाहता हूं। और अगर तुम हर उस अजीब केस को एक्सप्लोर करना चाहते हो जो उड़ने वाली हर चीज के बैर में हमारी जानकारी को चुनौती देता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और मेरे साथ आओ। क्योंकि आसमान में अगली लाइट सिर्फ एक इत्तेफाक से बढ़कर हो सकती है। यह एक ऐसी ट्रूली चाय की शुरुआत हो सकती है जिसे कोई और छिपा नहीं पाएगा।